नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल। तो समझिए, हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल आपको समझाएंगे। तो आइए जल्दी से आपको आज की 4 बड़ी खबरें पहले शॉर्ट में बता देते हैं और फिर आपको चुनाव की चाल समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले आप समझिए, कब बजेगी चुनावी रणभेरी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान पर अब संभावित चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको आज समझाएंगे कब बजेगी चुनावी रणभेरी और इसके साथ साथ अगली खबर होगी जीएसटी रिफॉर्म से विपक्ष को झटके वाली चाल आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। मां के अपमान पर संग्राम की चुनावी चाल आपको समझाएंगे, किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है ये आपको बताएंगे और साथ ही त्रिदेव वाले पोस्टर की चुनावी चाल भी आपको समझाने वाले हैं। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चुनावी बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी हुई करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अक्टूबर महीने में तारीखों का ऐलान हो सकता है, पहले या दूसरे हफ्ते में तारीखों की घोषणा हो सकती है। खबर है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। तो क्या है बिहार चुनाव की संभावित तिथि, इस रिपोर्ट को पहले आप देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में 2 या 3 चरण में मतदान की संभावना है। दुर्गा पूजा और छठ के बाद वोटिंग कराई जा सकती है। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसके पीछे की वजह है कि मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का भी उत्साह चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और दोनों ही गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। सरकार बनाने का दावा करते हुए एनडीए के नेता पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग जब कभी बिहार में चुनाव की घोषणा, बीजेपी 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हम तैयार हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। इनके मंत्री और विधायक जगह जगह से खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। इस बार ये बिहार से दौड़ा दिए जाएंगे। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर सितंबर महीने में ही घोषणा हो गई थी। इस बार भी चुनावी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। 20 साल से सरकार चला रहे नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार रहती है या बिहार की जनता किसी और को मौका देती है, देखने वाली बात होगी। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों के बाद हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको एक बड़ी खबर ये बता दें कि अक्टूबर में तारीखों का ऐलान संभव है। अक्टूबर के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में जानकारी मिल सकती है तारीख को लेकर। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही ऐलान किया जा सकता है। दुर्गा पूजा और छठ के बाद वोटिंग की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बाद पहले चरण की वोटिंग होगी। माना यह भी जा रहा है कि 2 या 3 चरण में वोटिंग हो सकती है। इसके साथ ही 15 और 20 नवंबर तक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है। चूंकि 22 नवंबर तक विधानसभा का गठन होना है, तो ऐसे में 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर हम बात 2020 की विधानसभा चुनाव की करें तो 25 सितंबर 2020 को चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था।
2020 के विधानसभा चुनाव में भी 3 चरणों में मतदान हुए थे और उन चरणों की तारीख की अगर हम बात करें तो पहला फेज 28 अक्टूबर को, दूसरा फेज 3 नवंबर को और 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आए थे। अब चुनाव की बात हो रही है तो ऐसे में विधानसभा की सीटों से लेकर पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ी, ये सब कुछ समझना भी जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि बिहार की 243 विधानसभा की सीटों में से पिछली बार 125 सीटें जीतकर एनडीए ने फिर से सरकार बनाई थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें ही आ पाई थी। आइए अब आपको पार्टी वाइज रिजल्ट बता देते हैं। देखिए, एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 74 सीटों पर जीतकर उनके उम्मीदवार आए थे और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67.30% रहा था। जेडीयू की बात कर लेते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन महज 43 सीट पर ही उन्हें जीत मिली थी। और अगर बात 2015 की तुलना की करें तो 2015 की तुलना में जेडीयू की जीत का स्ट्राइक रेट गिर गया था, 37.39% रह गया। मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी की बात करें तो 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार जितन राम मांझी ने उतारे थे और इस करीब उन्हें 7 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कि हम का स्ट्राइक रेट 57.14% रहा था। 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एनडीए का ही हिस्सा थी और वीआईपी के उम्मीदवार 11 सीटों पर उतरे थे, लेकिन महज 4 सीट पर जीत मिली और उनका स्ट्राइक रेट 36.36% रहा था। अगर महागठबंधन की बात करें तो 2020 में 144 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतरे थे, 75 सीटों पर जीत मिली थी और जीत का स्ट्राइक रेट 52.08% रहा था, जो 2015 के मुकाबले काफी कम है। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ने तो 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन महज 19 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मात्र 27.14% रहा। वहीं लेफ्ट पार्टी की बात करें तो महागठबंधन में सबसे अच्छा रिजल्ट लेफ्ट पार्टियों का था। लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 16 पर चुनाव जीत गए। लेफ्ट की जीत का स्ट्राइक रेट 55.17% रहा था। अब कुछ ऐसी पार्टियों के रिजल्ट को भी जानना जरूरी है जो या तो अलग लड़ी या छोटे गठबंधन में। ऐसी एक पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी-आरवी, जो तब एलजेपी के नाम से जानी जाती थी, और चिराग पासवान ने एनडीए से उस वक्त अलग होकर 2020 के विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक ही सीट पर उन्हें जीत मिली और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 0 से भी कम 0.74% रहा था। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम यानी 2020 की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 104 सीट पर चुनाव लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इनकी जीत का स्ट्राइक रेट 0 रहा। 2020 में सबसे बड़ा उलटफेर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने किया था। 24 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 सीट पर जीत दर्ज की गई और जीत का स्ट्राइक रेट 20.83% रहा। इन 5 सीटों ने आरजेडी का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया था। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और बीएसपी का स्ट्राइक रेट 1.25% रहा। सिर्फ एक उम्मीदवार जीत सका था। अब बिहार में चुनाव की बात हो और नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, यह कैसे संभव है? तो आइए आपको 2010 से उनके पार्टी का ये पूरा रिजल्ट समझाते हैं। बात 2010 विधानसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार की पार्टी 141 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 115 सीटों पर जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट 22.58% उनका वोट प्रतिशत था और उनकी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 81.5% रहा। फिर 2015 की बात कर लीजिए। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 71 सीट पर जीत मिली और तब जेडीयू को 16.8% वोट मिले थे और जीत का स्ट्राइक रेट 69.1% रहा।
2020 की बात करें तो जेडीयू के खाते में 115 सीटें आई थी। 43 सीटों पर लेकिन सिर्फ जीत मिल पाई। 15.39% वोट मिले और जीत का स्ट्राइक रेट 37% था। अब देखना होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू क्या कमाल करती है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। जीएसटी दरों में बदलाव कर मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को चुनाव से पहले एक बड़ी राहत दे दी है। घरेलू सामान, जरूरी दवाइयां और कई सारी महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स कम करने का फैसला चुनाव से पहले सरकार ने लिया है। एनडीए के नेता इस फैसले से काफी गदगद हैं, तो विपक्ष के नेता इसे चुनावी फैसला बता रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। महज 1 से 2 महीने के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के पहले एक ओर सीएम नीतीश बिहार के लोगों को सौगात पर सौगात बांट रहे हैं, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने बम्पर तोहफा दे दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दी है या फिर एकदम जीरो कर दिया है। घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। चुनावी साल में जीएसटी काउंसिल ने 5 और 18% की 2 टियर स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। सब पे बात हो गई, सबकी सहमति मिल गई, मुझे एक बात बताइए, 5 और 18% का स्लैब अप्रूव, सबकी सहमति हो गई। जीएसटी 2.0 लागू होने से कई सारी चीजों के दाम बदल जाएंगे। कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन महंगी, वो भी जानेंगे। लेकिन पहले इस फैसले के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी सुन लीजिए। एनडीए के नेता जहां इस फैसले से गदगद हैं, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे सियासी फैसला बता रहा है। चुनावी वर्ष है तो ये तरह का जुमला चलता रहे। चुनावी साल में सरकार ने छेना पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी है। रोटी और चपाती, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और स्वास्थ्य बीमा को भी टैक्स मुक्त कर दिया है। चॉकलेट, आइसक्रीम, तेल, साबुन और फल सब्जियों पर टैक्स घटाकर मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले असर को कम किया है। सरकार की सौगात से सकारात्मक असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। देखना होगा चुनाव के परिणाम में इसकी क्या छाप पड़ती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मोदी सरकार में जीएसटी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है और जीएसटी के स्लैब में बदलाव वाली चुनावी चाल आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जीएसटी के अब तक 4 स्लैब थे, अब सिर्फ मुख्य 2 ही स्लैब होंगे। मतलब 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया है। पहले जो 4 स्लैब था उसके बारे में अगर आपको बताएं तो 5%, 12%, 18% और 28% ये 4 टैक्स स्लैब थे। लेकिन अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब होने वाले हैं, 5% और 18% का। जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है अब आपको ये बताते हैं। देखिए, 12% वाले जो 99% आइटम्स हैं उन सभी को अब 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 28% वाले अधिकतर सामान थे वो 18% के स्लैब में आ चुके हैं। अब आप चुनाव की चाल को समझिए। जिस तरीके से ये बड़ा बदलाव किया गया है उसमें 40% का एक अलग से जीएसटी स्लैब लगाया गया है। जो पान मसाला है, तंबाकू है, लग्जरी कार है, उस पर ये लागू किया जाएगा। तो जीएसटी के स्लैब में बदलाव से क्या फायदा होगा अब आप ये जान लीजिए। तो रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं जो आप खरीदते हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी, उस पर टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। चुनावी साल में क्या क्या टैक्स फ्री होने वाला है अब आप ये जान लीजिए। पूरी सामानों की जो लिस्ट है वो आपको बताते हैं। देखिए, पहले की बात करें तो पराठे पर पहले 18% का जीएसटी था, लेकिन अब इस पर 0 जीएसटी लगने वाला है जो सस्ता हो गया है।
पिज्जा ब्रेड पर पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये शून्य कैटेगरी में आ चुका है तो सस्ता हो गया है। रोटी पर पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये भी शून्य कैटेगरी में आ चुका है तो आपके लिए सस्ता हो चुका है। नोटबुक की बात करें, 12% इस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये भी शून्य हो चुका है। इसके साथ ही पेंसिल की बात कर लीजिए, 12% जीएसटी पेंसिल पर देना पड़ता था जब आप खरीदते थे, लेकिन अब ये शून्य कैटेगरी में आ चुका है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं आगे शार्पनर की, तो 12% पहले इस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये 0% में आ चुका है, सस्ता हो चुका है। यानी कि जो भी स्टेशनरी के सामान आप खरीदते थे वो सब सस्ता हो चुका है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी अब सस्ती हो गई हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं ट्रैक्टर टायर की बात कर लीजिए। ट्रैक्टर टायर पहले 18% इस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये भी शून्य कैटेगरी में आ चुका है। ट्रैक्टर की बात कर लीजिए, 12% पहले इस पर टैक्स लगते थे जीएसटी के, लेकिन अब 5% के अंतर्गत ही आ चुका है। सिंचाई मशीन जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं उस पर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 5% के कैटेगरी में आ चुका है। थ्रेसिंग मशीन की बात कर लीजिए, पहले इस पर 12% का जीएसटी था, लेकिन अब ये 5% वाले में आ चुका है। कटाई की मशीन जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं, 12% उस पर पहले टैक्स था, लेकिन अब ये 5% पर आ चुका है। सीधे 60% का फायदा हुआ है जीएसटी में। स्वास्थ्य से जुड़े सामान अब कितना जीएसटी लगेगा अगर हम इसकी बात करें, तो पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस थे उस पर 18% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब ये 0% हो चुका है। थर्मामीटर की बात कर लीजिए, 18% पहले आप इस पर जीएसटी देते थे, लेकिन अब ये 5% के अंतर्गत आ चुका है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 12% पहले इस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये भी 5% के अंदर आ चुका है। डायग्नोस्टिक किट की बात कर लीजिए, 12% पहले इस पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये भी 5% के अंदर आ चुका है। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। देखिए, चुनाव के पहले मोदी सरकार और नीतीश सरकार सौगात पर सौगात दे रही है। नीतीश सरकार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों के लिए पेंशन का नया स्कीम लेकर आए, जिसमें 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए से कर दिया गया। हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया, और अब जीएसटी रिफॉर्म के जरिए मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। अब आप सवालों के जरिए चुनाव की चाल तो समझिए। क्या विपक्ष से महंगाई का मुद्दा भी अब छिन गया है? सवाल ये भी कि क्या अब विपक्ष इन सौगातों की काट के लिए कुछ नया करेगा? क्योंकि अब लगातार चाहे मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी सौगातें दे रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर सियासी उबाल बढ़ता ही चला जा रहा है। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए बिहार बंद का असर पूरे बिहार में देखने को मिला। एनडीए की महिला कार्यकर्ता और नेताओं ने तो सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई और राहुल गांधी के साथ ही तेजस्वी यादव से माफी मांगने की बात कही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। हजारों हजार की संख्या में सड़क पर संग्राम के लिए उतरी आक्रोशित महिलाओं की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई। पटना, औरंगाबाद, सहरसा और लखीसराय में सड़क पर उतरकर महिलाओं ने बवाल काटा। अरवल, जमुई, शेखपुरा और भागलपुर सहित बिहार के कोने कोने से एक ही आवाज आई, राहुल तेजस्वी माफी मांगो। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर बिहार एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी सड़क पर उतरे। दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम को अपमानित करने पर भारी विरोध जताया गया। हमारे महिला मोर्चा के आह्वान पर आज बिहार बंद किया गया है आधे दिन का, जो प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया उसका विरोध कर। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के आह्वान पर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार बंद में हिस्सा लिया। माफी मांगने की बात पर चिराग पासवान ने कहा, आरजेडी वाले ऐसे लोग हैं जो मां को गाली देने के बाद माफी भी नहीं मांगते। मेरी मां को भी ऐसे ही भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी ने कभी माफी नहीं मांगी। गाली का इस्तेमाल कर
भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। मां के अपमान को लेकर एक ओर सड़क पर संग्राम तो दूसरी ओर सियासत दोनों ही जारी रही। भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया। गाली पर गरमाई सियासत अब संग्राम का रूप ले चुकी है। पटना संवाददाता अमित कुमार, रवि एस नारायण, शैलेंद्र और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी की मां को कहे गए अपशब्द पर गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है और आज बंद का ऐलान किया गया था। आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। उनकी मां को लेकर अपमानजनक शब्द कहे गए थे। पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। अब मां के अपमान पर सड़क पर संग्राम मचा हुआ है, ये आपको समझाते हैं। देखिए, गाली कांड के बाद से बिहार का सियासी माहौल गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली से एनडीए के नेता काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री की बात करें तो पीएम मोदी ने मां को गाली पर विपक्ष को जमकर सुनाया था। गाली कांड पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग एनडीए के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब तक कांग्रेस और आरजेडी की ओर से माफी नहीं मांगी गई है। एनडीए के नेता गाली कांड को एक सियासी मुद्दा बना चुके हैं और माफी न मांगने पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था। तो गाली पर सत्ता पक्ष की ओर से बोले जा रहे हमले भी आपको बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस आरजेडी ने क्या क्या कहा है, अब आप ये जान लीजिए। मंच पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव नहीं थे, ये विपक्ष का कहना है। पार्टी के किसी भी नेता ने पीएम मोदी की मां को गाली नहीं दी, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जिसने गाली दी वो अब गिरफ्तार हो चुका है और विपक्ष का ये आरोप है कि चुनाव में फायदा लेने के लिए इसे मुद्दा बनाने की कोशिश एनडीए कर रहा है। अब गाली कांड के बाद उठते सवाल आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या पीएम मोदी की मां को गाली देना विपक्ष को भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 2, गाली की वजह से विपक्ष को चुनाव में क्या नुकसान होगा? सवाल यह भी कि गाली की वजह से यात्रा का फल बर्बाद हो गया और सवाल तो यह भी, क्या पीएम मोदी को पहले दी गई गालियों का परिणाम फिर से दोहराया जाएगा? ये इसलिए क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया गया है, पीएम मोदी को गालियां दी गई हैं या पीएम पर टिप्पणी की गई है, चुनाव में उसका फायदा एनडीए को ही मिलता हुआ हर बार दिखा है। तो इसलिए सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, क्या इस बार भी बिहार विधानसभा के चुनाव में फायदा एनडीए को मिलेगा? इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।